हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यह आपकी 10वीं कक्षा के लिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी यूज़फुल होने वाली है। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपके 10th क्लास के फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण होता है उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं ना, तो कौन सी क्रिया हो जाती है? ऊष्माक्षेपी क्रिया करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ठीक है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, जब शाक सब्जी गलन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, इतना तो आपको पता ही होगा। तो कौन सी क्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी क्रिया। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है Fe2O3। ओके, अगला प्रश्न, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दूध से दही बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक, ये दोनों भौतिक या रासायनिक। तो दूध से दही बनना मतलब एक जो पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो यह है कोयला। ओके, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? जो कि चिप्स कुरकुरे आप खाते हैं ना, उसी की बात हो रही है। तो फूला फूला रहता है, देखे होंगे आप पैकेट जब आप खोलते हैं तो उसमें चिप्स थोड़ा सा ही रहता है, बाकी हवा भरा रहता है। तो वो कौन सी हवा रहती है, कौन सी गैस रहती है? तो यह रहती है नाइट्रोजन गैस। ओके, नाइट्रोजन गैसेस खाने पीने की चीज़ें स्वस्थ रहती, खराब नहीं होती है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। अगला प्रश्न, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? पीली, चमकीला, उजला, लाल या नीली? तो आंसर हो जाएगा चमकीला, उजला। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही मेरे आंसर का वेट मत किया कीजिए, आप लोग अपने मन में रिकॉल कीजिए आंसर क्या हो सकता है, इससे आपको कंठस्थ करने में आसानी होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सा आपको बताना है? तो देखिए, AgNO3 प्लस NaCl ये क्या बन जाता है? सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और NaNO3 बन जाता है। ये है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब ये उत्पाद बनता है हमारा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो यह है आपका विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है। अभिक्रिया आप लोग देखे होंगे। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में। ठीक है, तो लोहा को जिंक से जब लेपित करेंगे तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और लोहा में जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। सुना होगा आप लोगों ने, संक्षारण कहते हैं लोहा में जंग लगने की प्रक्रिया को। आगे प्रश्न देखेंगे इससे रिलेटेड। अगला प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है भूरा, लाल, हरा या पीला? आंसर हो जाएगा भूरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आ गया,
लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन सा है? एक ट्रिक बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, बुझा हुआ चूना है तो क्या है, उसमें पानी मिलाएंगे। मान लो चूना है कैल्शियम, इसको चूना बोलते हैं, इसमें हम लोग पानी मिलाएंगे तभी तो बुझा हुआ चूना होएगा ना। तो जब पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा करके छोटा सा ट्रिक है, अपने दिमाग में कुछ भी ट्रिक बनाइए जिससे आपको भी याद रहता है, ठीक है। तो कैल्शियम यहाँ पे पहले था, इसमें हमने पानी मिला दिया, H2O मिला दिया, ऐसे टाइप समझ के आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो CaOH होल ट्वाइस। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। ओके, जो प्रतिफल हमको प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो यह आपको एक रिएक्शन दिया गया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे फिर से अभिक्रिया दिया है, ये किस प्रकार की क्रिया है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन है ये। ओके फ्रेंड्स, पहले चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब आते हैं सेकंड चैप्टर में। तो देखिए, निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर क्या है आपको बताना है। मतलब मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है कि मिश्र धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर जो है एक प्रकार का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखिए, सूचक मतलब क्या होता है, जो हम लोग जब काम करते हैं लैब में जब हम लोग काम करते हैं तो कैसे करते हैं, उसमें से कुछ जैसे मिथाइल ऑरेंज मिला दिए या कुछ मिलाते हैं ना, उसी को सूचक कहते हैं। तो हल्दी बिल्कुल है भाई, अभी इंस्टाग्राम में ट्रेंड भी चला था, देखा होगा आप लोगों ने, सब में ग्लास में हल्दी डाल रहे थे, उसमें से कुछ रिएक्शन हो रहा था। मेथिल ऑरेंज, ये तो हम लोग लैब में काम करते हैं, हमको पता ही है। फिनैप्थलीन, इसको भी हम लोगों ने लैब में काम किया है। लेकिन मूली से आप लोग कुछ सूचक की तरह इस्तेमाल किया है? नहीं, इसको तो हम लोग सब्जी बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? SO2। ओके, ये होता है क्षारक, सल्फर डाइऑक्साइड। पोटाश एलम क्या है आपको बताना है। तो पोटाश एलम जो होते हैं वह एक प्रकार का दिक् लवण होते हैं। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। मतलब इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा है, ये पटवारी के एग्जाम में भी आया था कि मानव शरीर के पीएच मान क्या होता है। तो मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8। ओके, आप लोग याद रखेंगे अच्छे से इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तनु HCl का पीएच मान क्या होगा। तो तनु HCl का पीएच मान होता है 7। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा होता है। सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा होता है, इसमें से दिया गया सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट या लिथियम क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन है। जैसे आपने तो घर में ये चीज़ किया ही होगा, जब आपका खून बह जाता है बहुत ज़्यादा तो मम्मी लोग क्या करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। एक हल्दी का भी प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पे हम रसायन पढ़ रहे हैं इसलिए हमको फिटकरी आंसर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न, धातु के ऑक्साइड होते हैं। मतलब धातु के ऑक्साइड अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्या है आपको बताना है। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षार होते हैं। ओके, अगर हाइड्रोजन पूछ देता H+ आयन तो अम्ल आ जाता। जल का पीएच मान कितना होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल का पीएच मान होता है 7। मतलब ना तो ये अम्लीय होता है, ना तो खट्टा होता है, ना तो कड़वा होता है। ओके, न्यूट्रल होता है, जल जो होता है वह न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो अभी मैंने आपको बताया था 5 मिनट पहले, बुझा हुआ चूना कैसे याद रखेंगे हम लोग। कैल्शियम है, उसमें जब पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वह बुझ जाएगा, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2।
अगला प्रश्न है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब चींटी काटती है तो बहुत सा चुभता है ना एक ठो, तो कौन सा अम्ल छोड़ती है, ये आपको पूछ रहा है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल होता है, देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो जब अभी हमने देखा कि जल न्यूट्रल जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7। लेकिन अगर इसको हम लोग अम्ल वर्षा बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब इसका पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाएगा, तब इसको अम्ल वर्षा कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ओके, आगे हम लोग देखेंगे शक्कर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल आप लोग ग्लूकोज को याद रखिए। एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नेम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नेम होता है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए यहाँ पे जो लाल को मतलब रेड को ब्लू करता है उसको कहते हैं हम लोग क्षार कहते हैं, ओके, बेस कहते हैं उसको। लेकिन जो ब्लू को रेड कर देता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जो लाल को नीला करता है उसको क्षार कहते हैं, और जो ब्लू को रेड कर देता है मतलब नीला को लाल कर देता है उसको अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? लाल को नीला कर रहा है मतलब रेड को ब्लू कर रहा है, तो क्या आएगा आंसर? बेस आएगा। बेस मतलब क्षार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? ये तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देख लिया था, क्या होता है? आप लोग को याद है कि नहीं? चलिए क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? तो इसमें से कौन सा एक अम्ल है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी हमने देखा था सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, सीसा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा एवं टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। सोल्डरिंग भी की होगी आप लोगों ने शायद। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेफाइट कैसे होता है? तो ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। फ्रेंड्स इसको मैं फटाफट सॉल्व कराते जा रही हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अब वीडियो को अच्छे से देखिएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो अगली बार जब वीडियो देखेंगी तो आप लोग की स्पीड में कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको कंठस्थ हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो कौन सा चमकीला होता है? आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है लेकिन चमकीला होता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता तो एक बार गूगल में जा करके सर्च कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु है सोडियम। ये हुआ। अगर आप इसको खुले में रखते हैं, नॉर्मल ऐसी खुले में रख देंगे तो ये क्या होता है? अपने आप उड़ जाता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा ना। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? आपको बताना है। तो किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक। अभी मैंने क्या बताया था? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। उसको हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वनीकरण। और किसकी परत चढ़ाई जाती है उसमें हटाने के लिए? तो जिंक की परत। ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ये तो व्यापम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा धातु? पारा। अगला प्रश्न, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है, ठीक है। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका है? लोहे का है।
सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। सोना आपको पता ही होगा ये कि सोना जो है सबसे ज़्यादा तन्यता पाई जाती है, उसमें तन्य होने का गुण पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो अधातु इनमें से कौन सा है? फेरस, कॉपर, एल्यूमिनियम या तांबा। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन। कार्बन सबसे ज़्यादा कार्बन एक अधातु है, बाकी सभी धातु की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से हम लोग काट सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न, कार्बन क्या है? देखो उसी को फिर घुमा के पूछ दिया, कार्बन क्या है? तो कार्बन है एक अधातु। अभी हमने दो क्वेश्चन पहले देखा था ना, निम्नलिखित में से अधातु कौन सा है, उसी को फिर से घुमा करके पूछ दिया है। निम्नलिखित में से धातुएं कौन सी है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार, रंग बिरंगी, भद्दी या पतली। तो शुद्ध रूप में धातु की सतह जो होती है वह रंग बिरंगी होती है। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्यता किस में पाई जाती है? तो सोने में पाई जाती है। अभी हमने देखा 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है। देखिए सोने में तन्यता पाई जाती है, ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब कितनी लंबी तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोने से? तो 2 किलोमीटर। देखिए कितना अधिक तन्य होता है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। अगला प्रश्न है, समरूप अंग होते हैं। तो समरूप अंग कैसे होते हैं? कार्य में समान, रचना में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, या इनमें से कोई नहीं। तो समरूप अंग जो होते हैं वह कार्य में समान होते हैं। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? यह बहुत ज़्यादा फेमस किताब है एक ठो। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब जो है वह डार्विन की रचना है। ओके। अगला प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े गुणसूत्र? 23 जोड़े गुणसूत्र। ओके, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। समजात अंग कौन से होते हैं? अभी हमने देखा समरूप अंग, अब ये आ गया समजात अंग। तो समजात अंग जो होते हैं वह रचना में समान होते हैं, याद रखेंगे। कार्य में जो समान होता है उसको समरूप अंग कहते हैं। हीमोफीलिया, किसी व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया है तो क्या होगा? उनमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो यह किस तरह के अंग है? समजात अंग है। ओके। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो आपको रिलेशन बताना है। तो रिलेशन क्या होता है? f = r/2। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, फोकस = r/2। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गोली दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध अभी हमने देख लिया, f = r/2। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है आपको बताना है, उल्टा, सीधा, दोनों या कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। ओके। अगला प्रश्न देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। ओके। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है दृष्टि पटल। अगला प्रश्न, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? तो जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये उल्टा होता है ना, याद रखेंगे। जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा उसको दूरदृष्टि दोष कहेंगे, और जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आप ये उल्टा होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न,
चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो कैसा प्रतीत होता है? नीला, लाल, काला या उजला? आंसर हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो देखिए, इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखते हैं, अवनी। क्या याद रखना है? अवनी। अब ये अवनी क्या चीज़ है? तो अव से होता है अवतल लेंस, नी से होता है निकट दृष्टि दोष। ये कैसे ट्रिक काम करेगा? देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या उपयोग करना है हमको? अवतल लेंस प्रयोग करना है। समझ में आया मैं क्या बोली? हमको ट्रिक याद रखना है, अवनी। अव से हो जाएगा अवतल लेंस, नी से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको अवतल लेंस प्रयोग करना है। तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस। समझ में आया ट्रिक? अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे देखिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो पहला ही क्वेश्चन हमने इस टॉपिक का देख लिया था, रेटिना या दृष्टि पटल। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। ओके, झुकाव कैसे बोल रहे हैं? ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ये होता है। सबसे ये वाला पार्ट कौन सा है? बैगनी किरण है। ये वाला है लाल रंग का है, ठीक है। तो सबसे अधिक झुकाव किसका है? इस बैगनी रंग का है। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अभी मैंने क्या बताया? अवनी बताया था, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ओके, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस में होता है? तो सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग के प्रकाश का, ऑप्शन नंबर सी का। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कैसे होता है? तो अधिकांश अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो किस रास्ते प्रवेश करता है? तो पुतली के रास्ते प्रवेश करता है। प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का, ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको समताप मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट करता है। ओजोन परत, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं? एक ऊर्जा ग्रहण करता है, एक उसको उत्पन्न करता है। तो ऊर्जा जो ग्रहण करता है उसको उपभोक्ता बोलते हैं। ओके, जो पैदा करता है उसको उत्पादक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? आपको बताना है। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है, लेकिन पारा क्या है? हमारा धातु है, वो अर्धचालक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं ना, वही है ओम। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ये एसआई मात्रक क्या हो जाता है इसका? वोल्ट। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरीके से पका नहीं है, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जला है, या ईंधन गीला है, आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कौन कौन खाना बनाते हो भाई घर में? कमेंट करके मुझे बताना तो एक बार। CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है? किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n जो होता है वह एल्केन का रासायनिक सामान्य सूत्र है। ओके,
अगला प्रश्न, सरलतम हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग। क्लोरोफॉर्म का आयुर्वेदिक नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म का आयुर्वेदिक नेम है टेट्राक्लोरोइथेन, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। 0.03। नाइट्रोजन की कितनी उपस्थिति है ये भी आपको बताना है मुझे। ऑक्सीजन की कितनी उपस्थिति है ये भी आपको बताना है। एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंट मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह की कौन से हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह की है CO, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं। देखिए, आगरा का ताजमहल किससे बना है? संगमरमर के पत्थर से बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं। ठीक है, CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या बताया था? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको बताया 4-5 मिनट पहले। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या था? C6H12O6, ये था आपका ग्लूकोज। C12H22O11 क्या चीज़ का है? चीनी का है। ओके, शुगर का है। दोनों याद रखेंगे आप लोग। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3, जिसको क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं कि खाने का सोडा बोलते हैं? रिकॉल कीजिए तो एक बार। अगला प्रश्न है जो कि कूट वाले प्रश्न है, और व्यापम आजकल कूट वाले प्रश्न ही पूछ रहा है। तो वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर से अब कोई उपयोग नहीं रह जाता। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, अवशेषी अंग। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो कोशिका में पाया जाता है DNA। ओके, जीन क्या है? जीन क्या है? एक प्रकार का DNA का एक भाग है। ओके, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? वॉटसन, वेंडेल या मेंडल? तो जीन शब्द की प्रस्तावना वॉटसन एवं क्रिक ने की थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।